हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट का टॉपिक नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें जो ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ब्राह्मण साम्राज्य शुरुआत करते हैं। शुंग एवं कर्ण राजवंश। शुंग एवं कर्ण राजवंश। सबसे पहले बात यह है कि इसको आप जूम कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फोटो खींचते हैं तो जूम करते हैं, उतना जूम कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इसमें ये फायदा है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये इसलिए है, यही कारण है कि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं शुंग एवं कर्ण राजवंश के बारे में। पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, जिसने जो है मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था, यानी कि ब्राह्मण जाति का था। तो सवाल है कि यहाँ पर समझते हैं, पहले सवाल से पहले 360 डिग्री हम लोग एमसीक्यू करते जाएंगे। तो पुष्यमित्र शुंग जो है, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वो ब्राह्मण जाति का था, ब्राह्मण जाति का था, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। तो अब सवाल करते जाएंगे 360 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आपको सवाल ही सॉल्व करने होते हैं। चलिए, पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर किस वंश की नींव डाली? मगध पर किस वंश की नींव डाली? तो आपका जो है शुंग वंश की नींव डाली। और पुष्यमित्र शुंग जो है मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वह किस जाति का था? तो ब्राह्मण जाति का था, वह जो है ब्राह्मण जाति का था। सवाल फिर से है, ब्राह्मण जाति का कौन था जिसने जो है शुंग वंश की नींव डाली मगध पर? तो पुष्यमित्र शुंग था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव जो ब्राह्मण जाति का था किस पर डाला था? तो मगध पर डाला था। इस तरह से सवाल, 4 सवाल बने, मतलब इस तरह से सवाल बने, एक लाइन से इतने सारे सवाल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। शुंग शासकों ने जो है अपने राजधानी कहाँ स्थापित की? तो विदिशा में स्थापित की थी। तो सवाल है कि अब कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा में स्थापित की थी, विदिशा में। फिर से सवाल है कि विदिशा में किसने जो है अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो शुंग शासकों ने। चलिए आगे देखते हैं। इंडो यूनानी शासक जो है मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक जो था मिनांडर को किसने पराजित किया? तो शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। तो सवाल है कि इंडो शासक कौन था जिसको जो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया? तो आपका जो है मिनांडर था। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, और ये इंडो यूनानी शासक था। ये जो इंडो यूनानी शासक था कौन? तो मिनांडर। इसको किसने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। तो सवाल फिर से कर लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? तो मिनांडर को पराजित किया था। फिर से सवाल है कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। इनके लिए जो है पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। तो सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? तो 2 बार किया था। कितनी बार? तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और ये जो यज्ञ था ये किसने करवाया था? तो आपका पतंजलि ने कराया। पतंजलि जो है योग योग के प्रवर्तक कौन है? तो आपके पतंजलि ऋषि हैं। और ये इनके क्या थे? पतंजलि तो पुरोहित थे। इसके तो पुष्यमित्र शुंग के, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। और ये जो है योग के प्रवर्तक भी थे, और इनके द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराया गया था। किसका? तो पुष्यमित्र शुंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। तो सवाल यहाँ पर करते चलेंगे कि भरत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। फिर से सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण करवाया? तो भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। इसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी, और मगध की गद्दी पर कौरव वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और इसकी हत्या किसने किया था? तो 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी, और मगध की गद्दी पर क्या हुआ कि कौरव वंश की क्या की? स्थापना की। किसने की? तो वासुदेव ने की। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते चलते हैं। क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन करते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। सवाल है कि देवभूति कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था। चलिए इसकी हत्या कब हुई थी? तो 73 ईसा पूर्व हुई थी। किसकी?
तो देवभूति की। और ये कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में किसने कर दी थी? तो वासुदेव ने कर दी, वासुदेव ने कर दी। और मगध पे क्या किया? तो मगध की गद्दी पर कौरव वंश की स्थापना की, और मगध की गद्दी पर कौरव वंश की स्थापना की। देखिए, शुंग वंश का जो है पुष्यमित्र शुंग जो है, ये मौर्य के अंतिम जो शासक था उसकी हत्या करता है, और क्या करता है कि मगध पर क्या करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना करता है मगध पर। उसके बाद इसका जो अंतिम शासक था इसकी हत्या कर देता है कौन? वासुदेव कर देता है। और क्या करता है कि कौरव वंश की क्या करता है कि स्थापना करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौरव वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा हुआ। कौरव वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो सुशर्मा हुआ। तो सवाल है कि कौरव वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुशर्मा था। सवाल है फिर से कि सुशर्मा कौन था? तो कौरव वंश का अंतिम राजा हुआ। चलिए हम देखेंगे सतवाहन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सतवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। सिमुक जो है 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। देखिए, उसने जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है मगध के अंतिम मौर्य वंश के अंतिम जो राजा था उसको मार दिया और शुंग वंश की स्थापना की मगध पर। उसके बाद जो है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आपका देवभूति है। उसको जो हत्या उसकी हत्या जो है वासुदेव जी कर देते हैं। वासुदेव नाम का एक राजा है, मतलब राजा नहीं, एक व्यक्ति है, वो हत्या कर देता है और मगध को क्या करता है? तो कौरव वंश की स्थापना कर देता है, तो राजा बन गया। अब इसको जो है कौरव वंश का अंतिम शासक जो है या राजा जो है सुशर्मा जी हुए, सुशर्मा जी। और सुशर्मा जी की हत्या जो है सिमुक जी कर देते हैं। सुशर्मा जी की हत्या सिमुक जी करते हैं 60 ईसा पूर्व में, और वहाँ पर जो है और सतवाहन वंश की स्थापना कर देते हैं, और सतवाहन वंश की स्थापना कर देते हैं सुशर्मा जी की हत्या करके। तो चलिए देखते हैं। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की। तो सवाल हम लोग करेंगे कि किसने जो है सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की? तो सिमुक ने कर दी। चलिए फिर से सवाल। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और किस वंश की स्थापना की? तो सतवाहन वंश की स्थापना की। फिर से सवाल है आपका, सवाल यह है कि सिमुक ने किस ईसा पूर्व में जो है सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की स्थापना की? तो 60 ईसा पूर्व में हत्या किया था। चलिए फिर से, सुशर्मा की हत्या किसने किया और सतवाहन वंश की स्थापना किया? उसकी जगह पर सतवाहन वंश की स्थापना किया, और वो कौन था? तो सिमुक था, और ये 60 ईसा पूर्व में किया था। फिर से सवाल है कि ऐसे भी हो जाएगा सवाल कि सुशर्मा जो है किस वंश का था जिसकी हत्या जो है सिमुक ने किया था? तो सुशर्मा जो है कौरव वंश का था। इस तरह से सवाल भी बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं, यानी इस लाइन को अगले लाइन से जोड़ देना या पीछे वाले लाइन से जोड़ देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। सतवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। सतवाहन जो थे आंध्र वंश, जिसको जो है आंध्र वंश भी कहा जाता है सतवाहनों को, इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान यानी गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी साउथ में पड़ता है, और गोदावरी नदी के किनारे जो है प्रतिष्ठान जगह है, वहाँ पर जो है सतवाहन यानी आंध्र वंश जो है अपनी राजधानी बनाते हैं प्रतिष्ठान में। तो चलिए सवाल है कि सतवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। किस नदी के किनारे था प्रतिष्ठान? तो गोदावरी नदी के किनारे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। प्रतिष्ठान जो है जिसको पैठान भी बोला जाता है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये कहाँ है प्रतिष्ठान? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और ये जगह जो है प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? तो सतवाहनों की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, यानी कि सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये सारे सतवाहन वंश के क्या थे? तो आपके शासक थे। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो सिमुक था, सातकर्णी था, गौतमीपुत्र सातकर्णी था, वशिष्ठिपुत्र था, पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी था। चलिए आगे देखते हैं। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातकर्णी जो था इसने क्या किया कि 2 अश्वमेध यज्ञ किया था तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। तो सवाल पूछेगा कि सतवाहन वंश में किसने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सातकर्णी ने किया था, सातकर्णी ने। सवाल फिर से हो जाएगा, यहाँ पर सवाल करते जाइए, फिर से सवाल हो जाएगा कि सातकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और इस तरह से सवाल पूछेगा कि सातकर्णी ने कितने यज्ञ किए थे, यज्ञ?
तो 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और 1 राजसूय यज्ञ किया था, यानी कि कुल मिलाकर 3 किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल। हाल ने जो है हाल था और इसने जो है क्या लिखा है, तो गाथा सप्तशती लिखा है। हाल की जो रचना है वो गाथा सप्तशती है। तो सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल और गुणाढ़ थे। कौन थे? हाल थे और गुणाढ़ थे। क्या थे ये? तो प्रसिद्ध साहित्यकार थे। किस समय? तो सतवाहन शासकों के समय में। हाल ने गाथा सप्तशती, हाल ने जो है गाथा सप्तशती, गुणाढ़ ने बृहत कथा कोश नामक पुस्तकों की रचना की थी। यानी कि हाल जो है गाथा सप्तशती लिखे थे, ठीक है, और गुणाढ़ जो है बृहत कथा कोश जो है नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो इस तरह से याद रखिएगा। सवाल यहाँ पर कर लेते हैं कि सतवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो हाल और गुणाढ़ थे। हाल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो गाथा सप्तशती है और गुणाढ़ की तो बृहत कथा कोश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा यानी कि सर्वाधिक, प्लेटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सतवाहन जो है चांदी के, तांबे के और सीसा यानी सर्वाधिक, यानी सीसा का जो है सर्वाधिक मतलब इस्तेमाल किए थे, शीशे के सिक्के का सर्वाधिक इस्तेमाल किए थे। उसके साथ ही प्लेटिन और कांसे की मुद्राओं का भी प्रचलन किए थे। कौन? तो सतवाहन। तो सवाल है कि सतवाहनों ने जो है किन किन सिक्कों का इस्तेमाल किया था? तो चांदी के, तांबे के, सीसा के, प्लेटिन के और कांसे के मुद्राओं का प्रचलन किए थे। तो इसमें जो है सर्वाधिक सीसा जो है सर्वाधिक जो है मुद्रा किसका था? तो सर्वाधिक जो है सीसा का मुद्रा का प्रचलन ये लोग ज़्यादा किए थे। शीशे का सिक्के का, सीसा का सिक्का। सतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सतवाहन जो है अपना सिक्का जो है ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे जो है रोम से मंगाया जाता था। कहाँ से? तो रोम से। कहाँ से? तो रोम से मंगाया जाता था। तो सवाल है कि सतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे कहाँ से मंगाया जाता था? तो रोम से मंगाया जाता था। तो सवाल फिर से है कि रोम से मंगाया जाने वाला शीशा किस वंश के द्वारा मंगाया जाता था? मतलब तो सातवाहन वंश के द्वारा जो सिक्का ढालने में काम आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सतवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। ब्राह्मणों को जो है भूमि जो है अनुदान में देने की प्रथा का प्रारंभ जो है प्रारंभ सतवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किनके द्वारा किया गया था? तो सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। फिर से सवाल है कि ब्राह्मणों को, यानी कि सवाल है कि सवाल थोड़ा घुमा दिया जाए। सतवाहन शासकों ने सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने का आरंभ किया था किनको? तो ब्राह्मणों को। फिर से सवाल है कि ब्राह्मणों को क्या देने की प्रथा का आरंभ जो है सतवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया था? तो भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सतवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। यानी कि भूमि का जो दान देने का जो सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण जो है शताब्दी ईसा पूर्व के सतवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। यानी कि नानाघाट जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो आपके सतवाहन वंश से संबंधित है। और इसमें जो है आपका ये पुरालेखीय प्रमाण इसमें मिला है कि नानाघाट अभिलेख में है कि भूमि दान का जो है सबसे प्राचीन जो है अनुदान देने की प्रथा किसकी थी? सतवाहनों की थी। जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। जिसमें जो अश्वमेध यज्ञ में, यानी कि ये जो अश्वमेध यज्ञ किए थे कौन? तो सातकर्णी के द्वारा किया गया था। तो अश्वमेध यज्ञ में जो है एक गांव देने का उल्लेख है। यानी कि नानाघाट अभिलेख में जो है भूमि दान देने की प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण मिलता है। और इसमें ये मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का जो है उल्लेख है। और किसको गांव दिया गया है? अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहित जो थे, यानी कि ब्राह्मण थे, उनको दिया गया था। तो उसी का इसमें उल्लेख मिलता है और उसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं कि भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है सबसे पहले सतवाहनों ने ही शुरू की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज। सतवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि जो थी ब्राह्मणी थी। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत, और लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी थी। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत, और लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी थी। सतवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सतवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का क्या मिलता है? तो आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। उनके राजाओं का नाम जो है उनकी माताओं के नाम पर रखने की क्या थी? तो प्रथा थी। जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सतवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था। लेकिन सतवाहन राजकुल जो था पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन
का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सवाल यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि सतवाहनों में हमें क्या मिलता है, तो मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो किनके, तो सतवाहन राजाओं के नाम जो है उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सतवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, लेकिन सतवाहन जो राजकुल था पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। जो नाम रखने का था, मतलब बेटे के नाम के आगे माता का नाम, ठीक है, तो ये जो था ये मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। लेकिन जब सिंहासन में बैठने की बात आती है तो उत्तराधिकारी जो है पुत्र ही होता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये जो है तंत्र यानी कि पितृतंत्रात्मक जो है सत्ता का निर्धारण करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा। सतवाहन शासकों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव के क्षेत्रों में प्रशासन जो काम होता था, प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा था। किसको, तो गोलमिक को। यानी ये गोलमिक क्या करते थे, तो गांव के इलाके में जो है प्रशासन को देखते थे। गांव के इलाकों में कौन, तो गोलमिक देखते थे। यानी कि गांव का जो है प्रशासन, शासन प्रशासन और व्यवस्थाएं शांति बनी रहे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है गोलमिक देखता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको सौंपा था, तो गोलमिक को सौंपा था। सवाल फिर से है कि गोलमिक जो है क्या कौन सा काम करता था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा काम करता था जो सतवाहन शासकों ने इनको दिया था, तो प्रशासन का काम करता था जो सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में इनको सौंपा था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी होता था। गोलमिक जो है एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। यानी कि गोलमिक जो है एक सैनिक टुकड़ी का क्या होता था, तो प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होता था। जिसमें जो है 9 रथ होता था, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे और 45 पैदल सैनिक होते थे। सतवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ करले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। यानी कि जो है सतवाहनों का जो है महत्वपूर्ण स्थापत्य यानी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है सतवाहनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उसमें जो है कार्ले का चैत्य हो गया, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, ये सब जो है उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। चलिए तो सवाल कर लेते हैं, सतवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कौन सी थी, तो कार्ले का चैत्य था, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण था, अमरावती कला का विकास था। चलिए आगे देखते हैं। सतकर्णी एवं अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सतकर्णी था, यानी कि सतकर्णी और अन्य सभी जो सतवाहन के शासक थे वो सभी जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ यानी दक्षिण के मतलब ये राज करते थे, इसलिए दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धारणीकोट नामक स्थान सतवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। यानी कि आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है आज के समय में, गुंटूर जिला, उसमें क्या है कि धारणीकोट जो है नामक स्थान सतवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। यानी धारणीकोट नामक स्थान जो है सतवाहन के युग में जो है धान्य कटक नाम से विख्यात था। वो यह अमरावती के निकट था, यह जो है अमरावती के निकट था। यह कुछ काल तक सतवाहनों की राजधानी रहा, या कुछ काल तक जो है सतवाहनों की राजधानी रहा। इस नगर की प्रसिद्धि के कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण क्या था, तो इसका जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यह सतवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यह सतवाहन साम्राज्य के जो है पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण के अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। यहाँ से जो है उत्तर तथा दक्षिण, यहाँ से जो उत्तर और दक्षिण के अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासंधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। महासंधिकों के अधीन जो है यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में क्या हुआ था, समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया है। क्योंकि वहाँ के जो समृद्ध व्यापारी थे उन्होंने जो स्तूपों और अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। नोट, सतवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सतवाहन राज्य जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु का काम किया। चेदी राजवंश कलिंग, चेदी राजवंश यानी कि कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। अशोक की मृत्यु के उपरांत क्या होता है कि संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। यानी कि अशोक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कलिंग में जो है चेदी राजवंश का उदय होता है, और इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलती है। यानी कि
हाथी के कली यानी कलिंग राज खारवेल। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, उड़ीसा भुवनेश्वर में मिलती है। और ये जो खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था ना, कलिंग की खारवेल यानी कि हाथी के कलिंग राज खारवेल। तो खारवेल जो है इस वंश के क्या थे, एक प्रतापी राजा थे। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जो थे कलिंग राज खारवेल ये जैन धर्म के क्या थे तो अनुयायी था, और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया। और उसने जो है जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का क्या किया तो निर्माण करवाया था। किसने, तो कलिंग राज खारवेल ने। किसके लिए, तो जैन धर्म के अनुयायी के लिए। तो क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया, तो कलिंग राज खारवेल ने कराया, कलिंग राज खारवेल ने। और ये किया था तो जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए हम लोग इसी के हिसाब से ये ब्राह्मण और सतवाहन साम्राज्य टॉपिक एंड हुआ। चलते हैं अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। यानी कि हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। ठीक है, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो ये क्रम याद रखिएगा। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित जो है पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी जो है एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी कि अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी कि सेल्यूकस जो निकेटर था इसके द्वारा स्थापित जो है पश्चिमी तथा मध्य एशिया का विशाल जो साम्राज्य था इसके उत्तराधिकारी जो था एंटियोकस प्रथम जो था अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी कि उसको बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हुए। उसके बाद जो एंटियोकस द्वितीय आता है और उसके शासनकाल में क्या होता है कि विद्रोह होता है, और विद्रोह के फलस्वरूप क्या होता है कि उसके अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था। सवाल यहाँ पर हम लोग करते जाएंगे, सवाल यहाँ पर ऊपर। तो पहले सवाल कर लेते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए। तो हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। इसको याद रखिएगा। आई से इंडो ग्रीक, आई से इंडो और ग्रीक, एस से शक हो जाएगा, पी से पल्लव हो जाएगा, के से कुषाण हो जाएगा, के से कुषाण। तो आई एस पी के जो है, आई एस पी के, इसको जो है याद रखिएगा। आई से इंडो ग्रीक यानी कि इंडो यूनानी, एस से शक, पी से पल्लव और के से कुषाण। तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस के द्वारा जो है पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके किस अधिकारी ने अक्षुण्ण बनाए रखा, तो एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। और उसके बाद जो है उसके जो प्रांत स्वतंत्र हो गए, ये किसके काल में हुए थे, तो एंटियोकस द्वितीय के काल में जो है उसके प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए, क्योंकि विद्रोह हुआ था और विद्रोह के फलस्वरूप जो है उसके प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्ट्रिया का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बैक्ट्रिया का विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था। डियोडोटस प्रथम ने किया था। तो सवाल है कि डियोडोटस प्रथम ने किसका नेतृत्व, किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बैक्ट्रिया का विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। यानी कि बैक्ट्रिया पर जो है डियोडोटस प्रथम के साथ साथ इन राजाओं ने भी क्या किया, शासन किया। डियोडोटस द्वितीय यूथिडेमस था, डेमेट्रियस था, मिनांडर था, यूक्रेटाइडस था, एंटी आल्किडस था और हर्मिक्स था। तो इन सबको याद रखिएगा, इससे उतना सवाल नहीं पूछता है, तो ये क्रम में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक जो है डेमेट्रियस ने किया। भारत में सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। तो सवाल है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण जो है किसने किया, तो बैक्ट्रिया का शासक कौन था, डेमेट्रियस था, इसी ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने जो है बैक्ट्रिया का शासक डेमेट्रियस जो है 190 ईसा पूर्व में, यानी कि 190 ईसा पूर्व में क्या करता है कि भारत पर आक्रमण करता है। आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। किसने जो है, तो डेमेट्रियस ने साकल को राजधानी बनाया। इसे ही हिंद, यूनानी या
बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया था। इससे ही जो है हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो है मिनांडर यानी 165 से 145 ईसा पूर्व इसका समय काल है। इसकी राजधानी साकल यानी आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी कि हिंद यूनानी जो शासक थे उनमें सबसे अधिक विख्यात जो था अगर कोई तो वो था मिनांडर था। मिनांडर इसका जो समय काल था 165 से 145 ईसा पूर्व था और इसकी जो राजधानी थी साकल थी, जो आधुनिक सियालकोट है। आधुनिक जो है सियालकोट, और ये पड़ता है आपका कहाँ, सियालकोट आपका शायद पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पाकिस्तान में पड़ता है। तो आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, उस समय जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए, मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और यही जो मिनांडर है, मिनांडर जो है नागसेन नागार्जुन, जिसको नागार्जुन भी बोला जाता है, नागसेन भी बोला जाता है, और इसी नागार्जुन या नागसेन से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने? तो डेमेट्रियस मिनांडर ने लिया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में और भी है। तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। मिनांडर ने जो है दोनों के बीच बातचीत होती है, मतलब वार्तालाप होती है, जिसमें जो है मिनांडर प्रश्न करता है और नागसेन क्या करता है, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। यानी कि जिसका नाम है मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। तो याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो जो है मिनांडर से संबंधित है और इसमें जो है मिनांडर के द्वारा प्रश्न किया जाता है और नागसेन यानी नागार्जुन के द्वारा जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था इसके द्वारा जो है उसके उत्तर दिए जाते हैं और बाद में जो है यही जो है मिनांडर नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। यानी कि हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक ही भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में, जिनके जो जारी किए गए सिक्के हैं उनके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के जो किन किन राजाओं के हैं। यानी कि पूरा मतलब विस्तृत तरीके से मतलब सिक्के के बारे में उस पर दिया गया है। उससे ये पता चला कि ये सिक्का किस शासक का है, ये सिक्का जो किस शासक का है, ये सिक्का जो है किस शासक का है, ये ज्ञात हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता सिक्कों से, लेकिन हिंद यूनानी ही भारत के पहले शासक हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। सवाल है कि भारत में सबसे पहले किसने जो है सोने के सिक्के जारी किए, तो इंडो ग्रीक, इसको इंडो ग्रीक कहा जाता है या हिंद यूनानी कहा जाता है। इसको जो है इंडो ग्रीक कहा जाता है या हिंद यूनानी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जो है भारत में जारी किए। क्योंकि अभी जो है आप पढ़े हैं सातवाहन वंश, उसमें तांबे का, कांसे का, प्रोटीन का, शीशा का, चांदी का, इन सब चीज़ों का जो है आपका तांबे का मतलब इन सब चीज़ों का क्या हुआ कि सिक्के जारी किए गए हैं, लेकिन सोने के सिक्के के बारे में सातवाहन वंश में नहीं दिया गया है। तो सातवाहन वंश के बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंद यूनानी के बारे में, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि सोने के सिक्के के बारे में दिया गया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले जो है हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए, उसके पहले किसी के द्वारा जारी नहीं किया गया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। यूनान की प्राचीन कला चलाई, जैसे हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसे जो है हेलेनिस्टिक आर्ट जिसे क्या कहता है, तो आपका हेलेनिस्टिक आर्ट कहता है, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत में जो है गंधार कला जो है इसका क्या है, तो उत्तम उदाहरण है। तो फिर से है कि हम लोग पढ़ते हैं फिर से इस लाइन को। हिंद यूनानी जो शासक थे वो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में क्या करते हैं कि यूनान की जो प्राचीन कला थी, यूनान की प्राचीन कला थी जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, इसको क्या करते हैं कि चलाए। और ये जो है भारत में गंधार कला जो है इसका उत्तम उदाहरण है। इस मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट का जो है उत्तम उदाहरण क्या है, तो गंधार कला है भारत में। नोट देखते हैं हम लोग। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। यूनानी जो थे पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन थी, चूँकि जो पर्दा जो है यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए जो है यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो नाट्य होता है ना, नाटक, तो स्टेज पर देखेंगे कि पर्दा मतलब बार बार गिराया जाता है, बार बार खींचा जाता है, तो ये जो है पर्दा जो है इन्हीं यूनानियों का देन है और इन्हीं जो है इसी को जो आगे चलकर यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा पर्दा जो है, पर्दे का प्रचलन जो है भारत में यूनानियों की देन है और इसको जो है आगे चलकर
जो है यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। चलिए हम लोग इसी के साथ ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। याद रखने के लिए जैसे वंश जो है पूछा जाता है क्रम से, वंशों का नाम मतलब और क्रम से पूछा जाता है, याद रखिएगा। हसीन इसको ऐसे लिखिए, मशूक शाह, ISPK, याद रखिएगा। तो आप पूरा जो है वंश को याद रखिएगा इस ट्रिक पर। हाथ से देखिए कौन सा वंश है सबसे पहले। पहले हम लोग जो पढ़े हैं हर्यक वंश के बारे में पढ़े थे, हर्यक वंश के बारे में। उसके बाद से पढ़े थे किसको, शिशुनाग के बारे में पढ़े थे, शिशुनाग के बारे में, शिशुनाग के वंश के बारे में पढ़े थे, शिशुनाग वंश के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 9 से नंद वंश के बारे में थे, महापदम नंद और घनानंद जिसमें था। उसके बाद से मौ से मौर्य वंश के बारे में पढ़े थे, मौ से जो है मौर्य वंश। उसके बाद से सु से मौर्य वंश के बाद क्या होता है, शुंग वंश होता है। यानी कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसको जो है पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, मारकर हत्या करके उसके बाद से शुंग वंश की स्थापना करता है। तो सु से शुंग वंश, ये वाला आपको बीच में जो है ना इसको काट दीजिए। क से उसके बाद से शुंग वंश का जो अंतिम जो शासक था उसको जो है सुशर्मा, उसको क्या करता है, मतलब देवभूति से था, देवभूति, हाँ देवभूति था। और देवभूति की हत्या कौन करता है, तो वासुदेव कर देता है और कर्ण वंश का स्थापना करता है। कौन से क्या हो जाएगा आपका, कर्ण वंश, कर्ण हो जाएगा। उसके साथ से कर्ण वंश में अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा था, जिसकी हत्या कौन करता है, तो सिमुक करता है और सतवाहन वंश की स्थापना करता है। तो सात से ये जो सतवाहन है आपका, ये वाला, ये से सात से सतवाहन, सात से सतवाहन वंश, सतवाहन वंश हम लोग पढ़े। उसके बाद जो है आई से इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, अभी हम लोग पढ़े हैं हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक, INDO, इंडो GRWK, इंडो ग्रीक के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद से एस से हम लोग शक के बारे में पढ़ेंगे, शक साम्राज्य के बारे में। पी से पल्लव के बारे में पढ़ेंगे और के से कुषाण यानी कि कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कनिष्क भी होगा। और चतुर्थ जो है आपका बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, तो यही जो है कुषाण वंश के समय ही हुआ था और उसका जो राजा था कौन था, तो कनिष्क था। तो ये जो है याद रखने का तरीका है, हसीन मशूक शाह, ISPK, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इतने सारे वंश को हम लोग पढ़ लिए और इस वंश को जो है आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। पूछ देता है क्रम, ठीक है, तो इस क्रम को याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। और इसी क्रम से जब पढ़िएगा तो आपको याद भी रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा कि पहले कौन था। कई बार होता है कोई जगह शिशुनाग वंश पहले था कि नंद वंश पहले था, कन्फ्यूजन में आ जाएगा, शिशुनाग था कि नंद था, समझ नहीं आ रहा है, या हर्यक था। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, मिलान करने वाला भी आ सकता है या उसका एक मिलान करने में आ जाएगा, और एक समय के साथ सबसे पहले वंश कौन था, इस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है ये क्रम याद रखना होगा। तो ये इस ट्रिक से याद रखिए, या अपना खुद का बेहतरीन ट्रिक अगर बनाए हैं तो आप उस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं बनाए तो बना सकते हैं। अगर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता परिवार समाज और देश से प्यार कीजिए, पढ़ाई से प्यार कीजिए, लाइफ में सफल होइए और ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप जो है आप अपने चैनल, ये मेरा चैनल मत समझिए, आपका ये चैनल है जहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, हमेशा फ्री में पढ़ाया जाएगा। जो है बाकी लोगों की तरह ही नहीं कि एप्लीकेशन ला दिए, एप्लीकेशन पर कोर्स कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ट्यूशन का कोर्स कर दो, तो इसका कोर्स कर दो। मैं कोर्स बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने दोस्त समझता हूँ और मैं, आप लोग मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूँ। बाकी मुझे टीचर बनने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि गुरु का मतलब जो है ना किसी को नहीं पता है, ठीक है। गुरु का मतलब क्या होता है, प्राचीन काल में गुरु कैसे बनाया जाता था, आप जब सुनेंगे ना तो हिल जाएंगे। क्योंकि गुरु जो है ना उस तरह के लोग नहीं है। आजकल बिजनेस हो चुका है, बिजनेस कोर्स बेचे जा रहे हैं, और मैं कोर्स बेचने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जो है कोर्स बेचने वाला इंसान नहीं हूँ। और आप जो एक स्टूडेंट है और आपका एक एक रुपये बचेगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं चाहता हूँ कि आपका एक रुपये भी खर्च ना हो और आप जो है तैयारी अच्छा कर सके और जो है आप सफल हो सके बिना बिना कोई कोर्स लिए। यहाँ पर कोर्स बेचते हैं 99 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया। आप स्टूडेंट है, आपके माता पिता पैसे देते हैं, उस पैसे का जो है ना ये लोग धंधा बना लिए हैं पूरा पूरा। जितने भी प्राइवेट स्कूल देखिए वहाँ पर धंधा हो रहा है, कॉपी किताब इतनी महंगी है जिसके हिसाब नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं है और बस धंधा हो रहा है। कोचिंग देखिए सब धंधा हो रहा है, सिर्फ धंधा। इसलिए गुरु कोई नहीं है और ना ही कोई टीचर है, सबके सब धंधेबाज है, बिजनेसमैन है। इसलिए इन पर भरोसा मत कीजिए। और मैं आपका दोस्त हूँ, ना कि टीचर, और ना ही मुझे बनने का कोई शौक है। तो आप लोग मुझे अपना दोस्त समझकर चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको पूरी जीवन
फ्री में पढ़ाऊँगा। अभी मेरे पास बहुत सारी जो है ना आधुनिक गैजेट या आधुनिक जो है चीज़ें होनी चाहिए, जो बाकी जो टीचर बड़े-बड़े टीचर्स के पास है, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, नहीं तो डिजिटल बोर्ड अगर होता तो मैं पढ़ाऊँगा, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि अब तक जो है ना कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा। तो मेरे पास बहुत सारे मतलब चीज़ें चल रही है दिमाग में अलग तरीके से पढ़ाने के, तो मैं पढ़ाऊँगा। बस मेरे पास जिस दिन डिजिटल बोर्ड हो गया उसके बाद से मैं पढ़ाऊँगा, और आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में। वैसा कंटेंट जो फ्री में यूट्यूब पर कोई नहीं देता, फ्री में आपको मिलेगा, पूरा फ्री में। एक-एक कंटेंट फ्री में मिलेगा, और एक-एक चीज़ को मैं पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, एमसीक्यू के रूप में समझाते चलूँगा। अभी मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मेरे पास संसाधन नहीं है, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा पाता हूँ। मोबाइल पे पढ़ाता हूँ तो बहुत जो है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उतनी मतलब चीज़ें समझा नहीं पाता हूँ जिस तरह से मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बस मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड जिस दिन हो जाएगा उसके बाद से जो है मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊँगा जो बहुत बड़े-बड़े कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, लाखों रुपया लेकर, कोर्स बेचकर पढ़ाए जाते हैं। उस लेवल का फ्री में मैं आपको पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक तक मैं पढ़ाऊँगा, और उस लेवल का पढ़ाऊँगा जो कहीं भी, किसी भी कोचिंग में या किसी भी यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया होगा। उस तरह के मैं पढ़ाऊँगा। तो मेरे से जुड़ने के लिए, यानी कि आप मेरे से नहीं जुड़ रहे हैं, आप अपने दोस्त से जुड़ रहे हैं, तो चलिए, तो आप जो है एक टीचर नहीं, मुझे अपना दोस्त समझिए। जैसा दोस्त से कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी बात कर लेते हैं, उस तरह से मुझे अपना समझिए। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत। मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बात कर दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और इसलिए बात किया ताकि आपको जानकारी हो कि जो है फ्री में पढ़ाने वाला भी इस दुनिया में है। क्योंकि बाकी लोग जो है ना कमा कर घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं ये करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं मरने के बाद जो है ना, आपको पता है कि मैं भी बनूंगा, आप भी मरेंगे, सब कोई मरेगा। मरने के बाद कोई भी आज तक धन संपत्ति लाद कर लेकर नहीं गया है। अगर कोई लाद कर ले गया है तो बोलिए, मैं उसको, जो मेरे पास जो भी पैसे होंगे ना, मैं उसको दे दूंगा। मरने के बाद तुम लाद कर ले जाकर दिखाओ मुझे, क्योंकि जो रहेगा यहीं पर छूट जाएगा। एक दूसरे के काम आइए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। और देख रहे हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर है, ये उसको उसको टांग खींच रहा है, वो उसको मैथ वाला जो है दूसरे मैथ वाला खींच रहा है, ये टीचर उसको खींच रहा है, ये उसका खींच रहा है टांग। बस अपने नहीं होता है, कंट्रोवर्सी करते हैं इसलिए ताकि बच्चे देख सके, और जो है उनका चैनल जो है ना, नहीं होता है कि लोग उससे जुड़ सके, उसको देख सकें। ये बच्चों को मूर्ख बनाने का जरिया है, कंट्रोवर्सी। जब बच्चे नहीं देखते ना, तो इसी तरह से कंट्रोवर्सी कर दीजिए, बच्चे देखेंगे, उनका यूट्यूब देखेंगे, उनका चैनल चलेगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली कहानी है। तो इसमें मत पढ़िए, आप चुपचाप पढ़िए, अपने मेहनत करते रहिए, खामोशी से मेहनत कीजिए। जिस दिन जो है ना आपकी सफलता जो शोर मचाएगी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, एक मेरा जो एक कथन है कि किस्मत आपकी मौका देगी, आपकी किस्मत आपको मौका देगी, आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। यानी कि आपकी जो किस्मत है आपको मौका देती है, और आप जो मेहनत करते हैं वो मेहनत एक दिन पूरे समाज को चौंका देती है। लोग सोचते हैं यार ये लड़का, इसका रिजल्ट कैसे हो गया। तो इसलिए खामोशी से मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। एक दिन आपकी किस्मत बदलेगी, तो किस्मत आपको मौका देगी, और आपकी मेहनत जो है सबको चौंका देगी, पूरे समाज को, पूरे जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपसे जलते हैं, वो सारे लोगों को चौंका देगी। तो मेहनत करते रहिए खामोशी से। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर अगले दिन।